यस एवरीबॉडी, लास्ट लेक्चर में हमने असेसेबल वैल्यू तक के कॉन्सेप्ट को कर लिया था। इस लेक्चर में असेसेबल वैल्यू के बाद वाले जो टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वहां पे हम लोग आ रहे हैं। मैं पेज नंबर 916 ऑफ स्टडी मटेरियल पे हूं और जहां पे इलस्ट्रेशंस लिख रखे हैं, तो आप भी फटाफट से स्टडी मटेरियल निकाल लीजिए इंस्टीट्यूट का, और जो कस्टम वाला चैप्टर है उसी में ही इलस्ट्रेशन जो नेक्स्ट वैल्यूएशन रूल्स के नीचे दे रखा है वहां पे आ जाइए, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा इलस्ट्रेशन नेक्स्ट वाला, दैट इज XYZ इंपोर्ट पान मसाला। जब बात पान मसाला की आएगी तो ध्यान रखना जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी लगेगा। ध्यान रखना पान मसाला की जब बात आएगी तब जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी लगेगा। उसकी सीआईएफ वैल्यू थी 500 रुपए, सीआईएफ वैल्यू सीधा असेसेबल वैल्यू दे रखा है। टैक्स की रेट दे रखी है 37.5%, आईजीएसटी की रेट दे रखी है 28% एंड कंपेंसेशन सेस है 60%। बड़ा ही आसान और सस्ता सा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको समझ लेना। क्वेश्चन इसी तरह के बनेंगे, टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मेट वाले क्वेश्चन आएंगे। कैसे करना है, जो सीआईएफ वैल्यू है उसी को ही असेसेबल वैल्यू कहते हैं। सबसे पहले उस पे लगेगी बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो जो असेसेबल वैल्यू पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा के फिर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी का अमाउंट है उसके ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाना है। तो जो अमाउंट आएगा उसके वो तीनों अमाउंट ऐड हो जाएंगे, उस तीनों अमाउंट के ऊपर जो है आईजीएसटी लगाना है, और उसी जो तीनों वाले अमाउंट है उसके ऊपर कंपेंसेशन सेस भी लगाना है। तो हमारा जो है वो टोटल अमाउंट असेसेबल वैल्यू का आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार मैं करके भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले असेसेबल लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल असेसेबल टोटल कस्टम ड्यूटी, टोटल कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, असेसेबल वैल्यू। मुझे बताओ असेसेबल वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 रुपीज, ठीक है। 500 रुपीज के बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं क्या, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट कितनी दे रखी है, 37.5%। तो 500 इंटू 37.5%, 500 इंटू 37.5%, तो ये आ गया 187.50, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारा लगता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। क्या लगाएंगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना है, तो आपको हमने पहले ही बता रखा है 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाना है, ठीक है। तो मुझे बताओ बेसिक कस्टम ड्यूटी जो एक मिनट रुको, 500 इंटू 37.5%, 187.5 आया, तो हमने लिख दिया 187.5। बुक में इसको 188 यानी कि राउंड ऑफ करा हुआ है, तो हम लोग भी चाहें तो 50 पैसे का छोड़ते हुए राउंड ऑफ कर सकते हैं ताकि आंसर हमारा मैच रहे, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूं कस्टम में हम लोग 1 रुपीज तक उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, कस्टम में 1 रुपीज तक हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज 188 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो ये हो गया 18.8। फिर से एक बार 188.10%, 18.8, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आईजीएसटी पे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना जो टोटल अमाउंट आया है यहां तक का, इसकी आप टोटल कर लो, ठीक है। इसकी आप क्या कर लो, टोटल। तो 500 प्लस 188 प्लस 18.8, तो आ गया हमारा 706.8, है ना। अब ये जो टोटल अमाउंट है, इसी टोटल अमाउंट पे क्या लगाया जाएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स। और इंटीग्रेटेड टैक्स की रेट क्या है, तो इन्होंने बोला 28% क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो तो 18% लेना है। 706.8 इंटू 18%, तो ये आ गया 1 एक मिनट रुकना, ये आ गया सॉरी 28%, माफ करना, 706.8 का 28%, 197.90,
28%। मैं क्यों 18% लिख रहा था, मैं तो बता रहा था कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो तो आप 18% ले सकते हो, तो मैंने लिखा 197.9। ठीक है, अब जीएसटी कंपेंसेशन सेस जो है क्वेश्चन ने बोल रखा है 60%। ध्यान रखना ये जो 60% लेना है ये भी टोटल अमाउंट का ही लेना है, तो 706.8 जो है इसका हमने कितना परसेंट लिया, 60%। तो 706.8 का 60%, तो आ गया 424.08। ठीक है, 424.08। अब इन सब की टोटल कर लो, तो टोटल वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू आ गई कितनी, 424 प्लस 706.8 प्लस 197.8 सॉरी 9 प्लस 424.08, तो टोटल हो जाएगा 1328.78। ठीक है, 1328.78 रुपए का सामान हमने खरीदा था 500 का, हमें पे करना पड़ रहा है 1328.78, और 500 रुपए इसकी असेसेबल वैल्यू थी, तो 500 रुपए माइनस कर दिया, तो 828 रुपए 78 पैसे। ये जो अमाउंट है इसको मैं कहूंगा टोटल कस्टम ड्यूटी। क्या बोला जाएगा इसको, टोटल कस्टम ड्यूटी, यानी कि कस्टम ड्यूटी के नाम पे हमने जो पेमेंट किया वो ये था। यस सर कि नो सर, यस सर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, ओके। नेक्स्ट है अगला इलस्ट्रेशन कह रहा है मिस्टर XYZ केमिकल्स लिमिटेड इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम मशीन INC at USA. The price of machine was $12,500. The machine, अच्छा प्राइस ऑफ मशीन है 12,500 इंपोर्टेड प्राइस है। ठीक है, meanwhile chemical renegotiated price reduction owing the past relationship. The price reduction was agreed via an email. The machine arrived in India on 1 March 2022. Assessing authorities claim that duty would be payable on the basis of original contract price pre-shipment. Please advise your stand as a tax consultant. ये तो एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया। ये बोल रहा है कि अगर मान लो प्राइस चेंज होता है तो क्या करना है, राइट। प्राइस अगर जैसे मान लो कि इन्होंने कहा कि $12 12,500 रुपए हमने प्राइस डिसाइड किया। ठीक है, हमारे पुराने रिश्ते अच्छे थे, हमने फोन किया उनको, बोला थोड़ा सही भाव लगा दो, उन्होंने बोला ठीक है हम सही भाव कर रहे हैं, तो उन्होंने सही भाव जो चेंज करके लगाए वो थोड़े चेंज हो गए थे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ड्यूटी किस पे लगेगी, राइट। तो गुजरात हैवी केमिकल वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम का एक केस हुआ था। उस केस में क्या हुआ कि जैसे गुजरात हैवी केमिकल लिमिटेड ने एक मशीन का ऑर्डर दिया, तो मशीन का ऑर्डर दिया तो उन्होंने बोला मशीन, जैसे सपोज मैं नया एग्जांपल ले रहा हूँ, $15,000 की है। ठीक है, तो वहां से मशीन तो रवाना, बोले मशीन तो रवाना कर दो, प्राइस अपन देखते रहेंगे। ठीक है, अभी नेगोशिएटेड प्राइस कितनी है, $15,000। अभी क्या मशीन रवाना हुई, तो फिर यहाँ के गुजरात हैवी केमिकल्स के जो डायरेक्टर थे उन्होंने, और वहां पे जो फॉरेन से जो एक्सपोर्टर थे उन्होंने, जो एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएस वाले व्यक्ति, उन्होंने आपस में बॉस्टन में फोन पे बात करी। उन्होंने बोला यार $15,000 तो ठीक नहीं है, तो बोले ठीक है आप नया मेल भेजो और नया फैक्स भेजो, नया मेल नया फैक्स वगैरह आपस में भेजा गया, तो प्राइस डिसाइड हो गई $13,000। सपोज मैं इस एग्जाम्पल को हटा के आपको नया एग्जाम्पल क्रिएट करके बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ड्यूटी $15,000 जो फर्स्ट डिसाइड करी थी उस पे लगेगी या $13,000 जो बाद में डिसाइड करी उस पे लगेगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि टैक्स टू बी चार्ज व्हेन गुड्स रीच हियर। अभी गुड्स तो यहाँ पे ना, गुड्स जब यहाँ पे रीच होगा तब कितने रुपए का गुड्स डिसाइड हो चुका है, $13,000 का, तो ड्यूटी भी कितने पे होगी, $13,000 पे। अगर गुड्स यहाँ पे पहुंच जाता उसके बाद अगर प्राइस रिवाइज हुई है तो जो प्राइस पहले डिसाइड करी थी उसी पे ही जो है वो ड्यूटी देनी पड़ती। बट क्योंकि गुड्स अभी ट्रांजिट में रास्ते में, इसलिए कोर्ट ने बोला कि जब आ जाएगा उस वक्त की जो प्राइस है वो $13,000 रहेगी, इसलिए $13,000 प्राइस शुड बी देयर। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये एग्जाम्पल था, मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन है जिसमें FOB वैल्यू दे रखी है, फ्रेट चार्जेस दे रखे हैं, डिजाइन डेवलपमेंट जो यूके में चार्ज किए थे वो है, सेलिंग कमीशन जो इंडिया में चार्ज किया था वो है, बिल ऑफ एंट्री की डेट और ये सब। तो आप, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको अपने आप कर लेना चाहिए। दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा, है ना। मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ, चैप्टर को आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरी तरफ से वैल्यूएशन खत्म, अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है, एग्जेम्पशन अंडर कस्टम एक्ट, राइट। तो वी आर स्टार्टिंग एग्जेम्पशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब चाहे, जब किसी गुड्स पे
चाहे तो वो एग्जेम्पशन कर सकती है गुड्स को कस्टम ड्यूटी से। अब एग्जेम्पशन दो तरह की होती है, जनरल एग्जेम्पशन और स्पेशल एग्जेम्पशन। तो यहां पे क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जब अच्छा लगे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाए, पब्लिक इंटरेस्ट में ऑफिशियल गजेट निकालकर जैसा चाहे कंडीशन फुलफिल करके या नहीं करके किसी भी गुड्स को पूरी तरह से या पार्शियली जो है वो एग्जेम्प्ट कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी, राइट। आगे इसने बोला इट मे बाय स्पेशल ऑर्डर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी एनी गुड्स ऑन विच ड्यूटी वाज लेवायबल ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे वो जनरल एग्जेम्पशन हो चाहे वो स्पेसिफिक एग्जेम्पशन हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन निकालकर गुड्स को ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर सकती है। अब बात करते हैं कि कस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। मैंने कल भी आपको बताया था, सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके अंदर दो अलग अलग होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो जो सीबीआईसी है वो अपना एक मैकेनिज्म सेट करके और जो है वो पूरा जो है कस्टम को ऑर्गेनाइज कर रही है। अब उसमें ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो ऑफिसर्स हैं, है ना, तो ऑफिसर्स जो है वो कस्टम ऑफिसर्स जो कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम से लेकर और नीचे तक सारे ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे ऑफिसर्स जो हैं वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, उसके नीचे एडिशनल कमिश्नर, फिर डेप्यूटी कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर और फिर असिस्टेंट कमिश्नर। इस तरह से एक पूरी हायरार्की है जो इनको गवर्न करती है। सर आप इतना कम कम क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अब छोटे छोटे टॉपिक है जो हम एक एक करके सिर्फ मीनिंग के साथ में टिक लगाने हैं। अब बात करेंगे कस्टम ऑफिसर्स क्या क्या काम करते हैं। तो कस्टम ऑफिसर बताएंगे कि वेयर हाउसिंग स्टेशन क्या रहेगा, कस्टम ऑफिसर अलाउ करेंगे सेटिंग अप ऑफ वेयर हाउस, कस्टम ऑफिसर के पास पावर है किसी को भी सर्च करने का, कन्वेंस या पर्सन को, कस्टम ऑफिसर के पास पावर है सीजर ऑफ गुड्स का, कस्टम ऑफिसर के पास पावर है पावर ऑफ अरेस्ट का। तो आपको ये समझ में आ गया कि कस्टम ऑफिसर किस किस के लिए ऑथोराइज होते हैं, राइट। कस्टम ऑफिसर किस किस के लिए ऑथोराइज होते हैं। उसके बाद आता है सीबीआईसी में अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, यानी कि कस्टम के अंडर में कस्टम में कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं। तो इन्होंने कहा कस्टम पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, कस्टम पोर्ट यानी कि जिसपे सामान आता है, इनलैंड कंटेनर डिपो, लैंड के कस्टम स्टेशन, जैसे हम लोग इस बॉर्डर एरिया में रहते हैं जहां पे सब कुछ लैंड से कनेक्टेड है, जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और ये जो राजस्थान का ये वाला एरिया पाकिस्तान से लैंड से कनेक्टेड है। तो हम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे वो किससे करेंगे, पाकिस्तान से करेंगे। तो कैसे करेंगे, वाया लैंड रूट करेंगे। नेपाल से भी हम लोग लैंड से कनेक्टेड है, तो लैंड भी कनेक्टेड है, ट्रेन भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो जहां पे हमारा सामान आके रुकता है वो लैंड कस्टम स्टेशन, रूट, कोस्टल पोर्ट, फॉरेन पोस्ट ऑफिस और इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल, ये सब जो है हमारे लैंड सीबीआईसी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ड्यूटी, सॉरी मैं बार बार बोलता हूँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ड्यूटी, वो पहले नाम था, पहले नाम था सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम। पिछले 7-8 सालों से इसका नाम सीबीआईसी हो गया, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। अब इस पूरे एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो कस्टम जो है वो रेगुलेट करता है किसको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अलाउड ओनली डेजिग्नेटेड पोर्ट, आप कहीं से भी अंदर नहीं घुस सकते कि पानी के रास्ते से कहीं से भी अंदर घुस जाए, नहीं, है ना। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है पोर्ट को, उसी पोर्ट के अंदर से सामान को लाना पड़ेगा। कस्टम जो है उसको डेजिग्नेट करेगी, पोर्ट उस एरिया में डेजिग्नेट करेगी कि कौन कौन से एरिया से सामान आएगा, कहाँ लोडिंग होगी, कहाँ अनलोडिंग होगी, कहाँ पे जो है वो आपका शिप आके एम्बार्क होगा, ये सब चीजें डिजाइन होती है। कस्टम ऑफिसर जो अपॉइंट करेंगे, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स वगैरह अपॉइंट होंगे, और उसमें कौन कौन होगा, ज्वाइंट, डेप्यूटी, असिस्टेंट और अप्रेजर और इंस्पेक्टर। मैं आपको लिख के बता देता हूं, जैसे कमिश्नर, कमिश्नर के नीचे कौन होगा, ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर के नीचे कौन होगा, डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर के नीचे कौन होगा, असिस्टेंट कमिश्नर, उसके नीचे होंगे अप्रेजर और उसके नीचे होंगे इंस्पेक्टर। ये सारे लोग मिलकर कस्टम डिपार्टमेंट को चलाएंगे, है ना, ये सारे लोग मिलकर कस्टम डिपार्टमेंट को चलाएंगे। इसके ऊपर जो है वो चीफ कमिश्नर होगा, चीफ कमिश्नर के ऊपर होगा प्रिंसिपल कमिश्नर, और प्रिंसिपल कमिश्नर के ऊपर होगा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ठीक है। तो इस तरह से पूरा अपना जो है वो सिस्टम चलेगा। अब क्वेश्चन आता है पोर्ट्स कितने कितने तरह के होते हैं।
बहुत छोटे छोटे हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये पूरा का पूरा चैप्टर है, कस्टम का पूरा चैप्टर है कि कौन कौन से कमिश्नर वगैरह होते हैं। यहाँ पे इतना सा एक डब्बे में लिख के छोड़ दिया, तो हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, जितना लिखा हुआ है उतना ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इतने सारे जो मैं पढ़ा रहा हूं उन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा। अगर आपको पूछा जाए पोर्ट्स के टाइप कौन कौन से, तो आप क्या बोलेंगे? सी पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन, इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन। अगर आपको पूछा जाए मोड ऑफ क्लियरेंस, यानी कि जो सामान आ रहा है वो किससे आएगा? या तो रेगुलर कार्गो से आएगा, कुरियर से आएगा, फॉरेन पोस्ट ऑफिस से, या बैगेज से। इस तरह से जो है वो सामान हमारा क्लियर हो सकता है। तो समझो मेरी बात को, ये सामान जो है आने का हो गया, ये सामान जाने का और आने का दोनों का हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो हमें 2 पार्ट में क्वेश्चन को पढ़ना है, इंपोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सबसे पहला होता है पर्सन इंचार्ज कौन होगा। तो हमने पहले भी डेफिनेशन में पढ़ा था, पर्सन इंचार्ज रेलवे के केस में गार्ड होगा, पर्सन इंचार्ज जो वेसल के केस में कमांडर या पायलट होगा या मास्टर होगा, वेसल के केस में पायलट होगा इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट। अब पर्सन इंचार्ज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले वो सुन लो। सबसे पहली बात, जो शिप वेसल चलाने वाला या एयरक्राफ्ट चलाने वाला व्यक्ति है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट करेगा, जिसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई होगी कि हम कौन कौन सा सामान किस तरह से इंडिया में ला रहे हैं। दूसरे नंबर पे वो ये इंश्योर कहेगा कि गुड्स जो आ रहा है वो प्रॉपर रूट से आ रहा है, प्रॉपर रूट से गुड्स आ रहा है, इस चीज को वो इंश्योर करेगा। तीसरे नंबर पे वो ये इंश्योर करेगा कन्वेंस लैंड एट एप्रोप्रिएट प्लेस, जो कन्वेंस आ रहा है वो उसी जगह पे आ रहा है जो उसके लिए बनाया गया है, वो उसके लिए एप्रोप्रिएट है। अब जैसे सपोज इसको इमेजिनेशन में समझो, ऑस्ट्रेलिया से गुड्स आपको लाया गया है, यहां तक आप पहुंच गए, आपको सूचना मिली कि इस पोर्ट पे आना है। आपने सोचा कि इधर आने के बजाय यहां से ऐसे ही घुस जाते हैं इंडिया में, ये आप नहीं कर सकते। दैट इज मेन पॉइंट। जो आपको आना है वो अप्रोप्रिएट प्लेस से आपको लैंड करना है। उसके बाद गुड्स जो लोड होगा या अनलोड होगा वो प्रॉपर परमिशन या ऑर्डर के बाद ही होगा, तब तक आपका सामान जो है वो शिप के अंदर पड़ा रहेगा, आप उसको नीचे नहीं उतारोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट क्या होता है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि सेक्शन 30 के तहत जो पर्सन इंचार्ज ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट या गाड़ी है उसको सामान पहुंचने के 12 घंटे के अंदर अंदर विद इन 12 आवर्स ऑफ द पोर्ट अराइवल एट द कस्टम स्टेशन या प्रायर टू अराइवल, आपको एक मैनिफेस्ट जो है वो बना के डालना पड़ेगा कि आप क्या क्या सामान, क्या क्या गुड्स जो है वो लाए हो। ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट हो गया, ठीक है। अब एंट्री कैसे होगी इंपोर्टेशन के लिए, तो सेक्शन 46 जो है वो इसके बारे में पूरा प्रोसीजर आपको बताता है। तो इसका एक समरी बन रखी है, हम इसी समरी से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुड्स जो है वो कस्टम पोर्ट पे आ गया, जैसे ही कस्टम पोर्ट पे आया आपको इंपोर्ट रिपोर्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट जो है सबमिट करना है। कौन करेगा? पर्सन इंचार्ज, ठीक है। अब आपको जो है ना एक पर्ची बना के दी जाएगी, एक स्लिप बना के दी जाएगी जिसका नाम होगा एंट्री इनवर्ड। तो जब तक कस्टम अथॉरिटी आपको एंट्री इनवर्ड ना दे आपको, यानी कि पर्सन इंचार्ज को, तब तक वो गुड्स को अनलोड नहीं करेगा। जैसे ही आपको एंट्री इनवर्ड मिलेगी आप एक बिल ऑफ एंट्री बनाओगे कि हमारा कौन कौन सा सामान है। जैसे एक ही शिप के अंदर बहुत सारे लोगों का सामान होगा ना, तो आप जो बिल ऑफ एंट्री करोगे सबमिट। जैसे ही बिल ऑफ एंट्री सबमिट करोगे उस सामान को चेक किया जाएगा कि भाई उतनी नंबर ऑफ क्वांटिटी, उतना ही नंबर ऑफ किलोग्राम जो है गुड्स आया है, तो गुड्स को असेस किया जाएगा ड्यूटी के पर्पज से, और उसके बाद में गुड्स टू बी क्लियर्ड फ्रॉम पोर्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी और क्लियर्ड फॉर वेयर हाउसिंग। अब क्या होगा, मेरी बात सुनो, जैसे ही आपने ड्यूटी का पेमेंट कर दिया आप होम कंजप्शन के लिए गुड्स को ले जा सकते हो। इनकेस अगर आप ड्यूटी का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको वेयर हाउस में ले जाओगे। तो अभी क्या होगा, गुड्स तभी क्लियर होगा जब आपने क्या किया है, ड्यूटी का पेमेंट किया है। तो पॉइंटर्स क्या क्या हो गए, सबसे पहले क्या होगा, गुड्स अराइव हो गया कहां पे, कस्टम पोर्ट पे। फिर प्रॉपर ऑफिसर इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट IGM या फिर इंपोर्ट रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसके बाद गुड्स को अनलोड करवाने से पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। फिर जैसे ही पहले आपको एंट्री इनवर्ड देना पड़ेगा, सॉरी एंट्री इनवर्ड कौन देगा, डिपार्टमेंट आपको एंट्री इनवर्ड देगा। एंट्री इनवर्ड देने के बाद में जैसे ही आपको स्लिप मिल गई एंट्री इनवर्ड वाली, अब आपको बिल ऑफ एंट्री सबमिट करनी है, गुड्स मैच होगा बिल ऑफ एंट्री से। फिर आपका ड्यूटी लगाई जाएगी, कब, जब आप पेमेंट दोगे तो ड्यूटी आपकी पे हो गई है, अब आप गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए ले जा सकते हो। तो यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं, या तो होम कंजम्पशन के लिए गुड्स को ले जाओ, और होम कंजम्पशन के लिए गुड्स को नहीं ले जा रहे हो तो फिर वेयर हाउसिंग में सामान चला जाएगा, ठीक है। ये था आपका पूरा प्रोसीजर, किसका, इंपोर्ट का।
अगला टॉपिक है हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो बात करें अगर एक्सपोर्ट प्रोसीजर की, तो सबसे पहले एक्सपोर्ट सरल है, पता है, क्योंकि यहां से रवाना हो रहा है, सामान जा रहा है, तो सबसे पहले आपको बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप बिल ऑफ एक्सपोर्ट सबमिट करोगे, आपको इनवॉइस, अदर डिटेल, पैकिंग की लिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिला हुआ है वो सब आप सबमिट करोगे। फिर आपको गारंटी रिसिप्ट भी सबमिट करना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें सबमिट करने के बाद, है ना, शिपिंग बिल कस्टम ऑफिसर जो है उसको नोटिंग करेगा। फिर गुड्स का क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन होगा, कस्टम उसको चेक करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गुड्स आपने दिया है वो प्रोहिबिटेड हो या रिस्ट्रिक्टेड हो। ये सब चेक करने के बाद में कस्टम ऑफिसर एक्सपोर्ट ऑर्डर दे देगा, और जैसे ही एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिलेगा आप गुड्स को जो है वो वहां से भेज सकते हो। ये था आपका प्रोसीजर किसका, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को बेटर समझने के लिए यहाँ पे जो पैराग्राफ दे रखा है ये लाइन टू लाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे वही चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कशन किया है, ठीक है। होता क्या है, जैसे मैं आपको इस प्रोसीजर को एक बार इंपोर्ट प्रोसीजर को समझा देता हूं। फॉरेन से गुड्स रवाना हुआ, जैसे फॉरेन से गुड्स रवाना हुआ, गुड्स पहुंचने के पहले या पहुंचने के 12 घंटे के अंदर अंदर आपको बिल ऑफ एंट्री सबमिट करनी होती है। सॉरी एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट सबमिट करना होता है। जैसे इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट सबमिट करोगे, आपका सामान बाहर ही पड़ा है, आपको पहले एंट्री इनवर्ड दिया जाएगा, डिपार्टमेंट चेक करके एंट्री इनवर्ड देगा। इधर आपको एंट्री इनवर्ड मिला, अब आप सामान को ले आओ, सामान को उतारना शुरू करो। जैसे ही सामान को आप उतारोगे उस वक्त आपको बिल ऑफ एंट्री सबमिट करनी पड़ेगी। बिल ऑफ एंट्री जब आप सबमिट करोगे तो कस्टम ऑफिसर बिल ऑफ एंट्री से मैच कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्टन है, कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, कितने अमाउंट का सामान है, वो सब चेक करने के बाद में जैसे ही एंट्री हो गई, अब एंट्री होने के बाद अब आप आगे प्रोसेस करोगे और कस्टम ऑफिसर को सब कुछ ठीक लगता है तो बोलेगा चलो टैक्स जमा कराओ। जैसे आप कस्टम ड्यूटी का पेमेंट जमा कराओगे आप सामान को ले जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अब आपने ये सब काम कर लिया, अब आपका सामान जो आप ड्यूटी नहीं पे कर पा रहे हो तो गुड्स वेयर हाउस में चला जाएगा। वेयर हाउस डिपार्टमेंट के बने हुए होते हैं, प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस भी होते हैं और पब्लिक वेयर हाउसेज भी होते हैं। जिस किसी वेयर हाउस में आपका जाना है सामान उसमें चला जाएगा। उस वक्त आपको एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भरनी होती है। का मतलब आपके पास जब पैसे होंगे तब आप एक बॉन्ड भर रहे हो कि मैं ड्यूटी का पेमेंट करूं तब मेरे को सामान जो है वो दे देना। तो जब आप ड्यूटी का पेमेंट करोगे तो वेयर हाउस की बजाय आप सामान को होम कंजम्पशन के लिए ले जा सकते हो। ये इंपोर्ट का प्रोसीजर है। एक्सपोर्ट का प्रोसीजर भी सिंपल ऐसा ही है। अब वर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? तो इनका गुड्स कैन कम थ्रू पोस्ट, पार्सल, बैगेज और विद पैसेंजर। डिफरेंट प्रोसीजर आर फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब गुड्स अगर शिप से आ रहा है तो ये प्रोसीजर है जो हमने अभी पढ़ा है। बैगेज से आ रहा है तो बैगेज रूल हमें अलग से पढ़ने पड़ेंगे। कुरियर से आ रहा है तो उसके लिए अलग से रूल हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। इंपोर्टेड गुड्स आर अलाउड टू बी वेयर हाउस बट अंडर ड्यू कंप्लायंस ऑफ कस्टम। ऐसा नहीं है कि ना आप हमेशा ही सीधा जो गुड्स को वेयर हाउस में डाल दो, उसके लिए आपको कस्टम के कंप्लायंसेस को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो अलग अलग वर्ड है जिसमें एक तो है ट्रांजिट और एक है ट्रांसशिपमेंट। इसके अंदर बहुत सारा अलग अलग पढ़ने की बजाय मैं आपको इतना बता देता हूं, ट्रांजिट जो है वो 53 में बताया, ट्रांसशिपमेंट जो 54 में बताया, और इन दोनों का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इन दोनों को आपको अच्छे से जो है वो समझना पड़ेगा। यस सर कि नो सर? डन है? ओके, तो मैं समझाता हूं आपको ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट में क्या फर्क होता है। गुड्स रिमेन इन सेम वेसल एट द इमीडिएट पोर्ट, उसको कहा जाता है ट्रांजिट। और ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि अच्छा पहले ट्रांजिट पढ़ लेते हैं फिर ट्रांसशिपमेंट अलग से पढ़ेंगे। ओनली इंपोर्ट मैनिफेस्ट हैज टू बी सबमिट फॉर एंट्री, नो सुपरविजन इज रिक्वायर्ड एंड द सेम वेसल रीच एट द डेस्टिनेशन पोर्ट। मतलब कि अगर इंडियन वाटर के अंदर ही सामान आया और उसी शिप के अंदर इंडियन वाटर के पास से होके ही वो सामान चला गया कहीं और कंट्री में, उसको गुड्स ट्रांजिट कहते हैं। ट्रांसशिपमेंट किसको बोलते हैं? ट्रांसशिपमेंट किसको बोलते हैं? जैसे सपोज करो ऑस्ट्रेलिया से सामान आ रहा है और इधर कोई कंट्री है उसमें जाना है, तो दो ऑप्शन है, ऐसे करके ऐसे चला जाए या फिर गुड्स आए यहां से उतरे फिर यहां आए फिर यहां से चला जाए, तो शिप चेंज हो रहा है, दिस इज ट्रांसशिपमेंट।
और जब सेम शिप में जब इंडियन टेरिटरी को गुड्स रवाना कर देता है तो उसे गुड्स इन ट्रांजिट कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट प्रोसेस कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर। बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा, डिफरेंट वेसल जो है वो डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचता है। बिल्कुल ठीक बात है। ट्रांजिट में अच्छा दोनों ही कंडीशन में आपको पेमेंट नहीं करना होता है। क्यों पेमेंट नहीं करना होता है, अब समझना बात को। ठीक है, एनी गुड्स इंपोर्टेड इन अ कन्वेंस एंड मेंशन इन इंपोर्ट मैनिफेस्ट or import report as the case may be in for transit in the conveyance to be placed outside India or any custom station may be allowed to be transited without payment of duty subject to such condition। अरे भैया एक शिप था ऑस्ट्रेलिया से आया, कुछ सामान हमारे यहाँ पे उतारना था, बाकी सामान वो किसी और कंट्री ले जा रहा था, पाकिस्तान ले जा रहा था समझ लो। ठीक है, तो अब सोचो एक बार, ऑस्ट्रेलिया से सामान आया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से सामान आया, हमारी टेरिटरी में घुसा, ऑस्ट्रेलिया से सामान आया, हमारी टेरिटरी में घुसा, इधर हमारा सामान इधर उतार दिया, फिर वो शिप वापस से रवाना हो रहा है और इधर पाकिस्तान में जा रहा है। दिस इज ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अगर ऑस्ट्रेलिया से सामान आया, हमारा सामान यहाँ पे उतार दिया, यहां से रोड के रास्ते यहाँ गया और यहां से पाकिस्तान जा रहा है या किसी भी कंट्री में जा रहा है, तो उसको ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। दोनों कंडीशन में वो सामान जो इंडिया में नहीं उतर रहा है उसको जो इंडिया में सामान नहीं उतर रहा है उसके लिए ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना होता है। अगला टॉपिक हमारा आता है वेयर हाउसिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेयर हाउसिंग? वेयर हाउसिंग शब्द का मतलब होता है जो सामान होम कंजम्पशन के लिए नहीं गया है, ड्यूटी जिसकी पेमेंट नहीं की गई है, ऐसी कंडीशन में सामान खराब ना हो जाए, सामान निकल ना जाए, तो उस कंडीशन में गुड्स को जो है वो अगर चाहे तो वेयर हाउस में भी रखवा सकता है। कई बार वेयर हाउस में इसलिए भी रखवाया जाता है ताकि डेमरेज चार्जेस ना लग जाए, क्योंकि सामान पोर्ट पे पड़ा है, पोर्ट से सामान उठाओगे नहीं तो भी टैक्स लगेगा। कई बार हमारे पास ड्यूटी पेमेंट करने के लिए तो पैसा होता है, लेकिन सामान ले जाने के लिए जगह नहीं होती कि रखेंगे कहां, तो भी गुड्स को वेयर हाउस में रखा जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि इंपोर्टेड गुड्स हमेशा कोई होम कंजम्पशन के लिए ले जाए ये कोई जरूरी नहीं होता है। अगर इंपोर्टर चाहे तो वो गुड्स को डैमरेज चार्जेस या री एक्सपोर्ट भी करना हो, उसको अगर इंडिया में ही नहीं रखना, री एक्सपोर्ट करना है, उस कंडीशन में भी वो जो है उसको वेयर हाउस में रख सकता है और ऐसी कंडीशन में गुड्स की ड्यूटी का पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वेयर हाउस जो है वो ड्यूटी के डेफरमेंट के लिए भी काम आता है। वेयर हाउस जो है वो पोस्ट असेसमेंट बाद में अगर क्लियरेंस के लिए ले जा रहे हो तो भी काम आता है। और वेयर हाउस जो है वो कितने तरह के होते हैं समझना। सबसे पहले पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस है, जो कि गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज होते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीएबल गुड्स रखे जाते हैं, जिनके ऊपर ड्यूटी पे होनी है या हो गई है या होनी है। ठीक है, उसके बाद में यहां पे आपके पास में अगर स्पेस सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो ही आप उसमें सामान रख सकते हो। स्पेस सर्टिफिकेट मतलब उसमें वेयर हाउस में स्पेस अवेलेबल है, ऐसा सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है, तभी आप गुड्स जो है वो रख सकते हो। और डबल ड्यूटी बॉन्ड आपको भरना होगा अगर आप इसमें सामान रखना चाहते हो। डबल ड्यूटी का मतलब क्या हो गया, आज जैसे 100 रुपए की ड्यूटी बनती है, तो आप कह रहे हो कि अगर मैं सामान नहीं ले जाऊंगा तो 200 रुपए की ड्यूटी दूंगा, डबल ड्यूटी दूंगा मैं, तो उसको डबल ड्यूटी बॉन्ड भरा जाता है। आज पैसे नहीं भरने, डबल ड्यूटी बॉन्ड भरा जाता है कि भाई फ्यूचर में मैं ड्यूटी पे करके सामान को लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस। अगला आता है प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस। प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस प्राइवेट एंटिटी मेंटेन करती है। जनरली जो है वो पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस अगर अवेलेबल नहीं होता है तो प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस में सामान रखा जाता है। यहाँ पे ड्यूटीएबल गुड्स ही रखे जाएंगे, मतलब ये वैसे ही है, बट फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो पब्लिक था और ये प्राइवेट है। इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं होती है। राइट, यस सर कि नो सर? उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस सर्टिफिकेट फ्रॉम वेयर हाउस कीपर वुड नॉट बी रिक्वायर्ड इन दिस केस। मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस जो है वो यहाँ पे जरूरी नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट वेयर हाउस है, आप सामान रख सकते हो। अगेन डबल ड्यूटी बॉन्ड तो यहाँ पे भी आपको भरना होगा। यस सर कि नो सर? अभी पीरियड ऑफ वेयर हाउस क्या बोलते हैं? अगर कैपिटल गुड्स है तो 5 साल के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के अदर गुड्स हैं तो 3 साल के लिए, बाकी सब सामान जो है उसमें आप नो ड्यूटी के साथ में 1 साल के लिए सामान को रख सकते हो। यहां तक एक टॉपिक खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक अपना शुरू होता है बैगेज रूल। समझ रहे हो? मतलब हर एक टॉपिक जो है मैं फास्ट स्पीड में करवा रहा हूं, क्योंकि अब सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, बैगेज का मतलब क्या होता है? सामान। जब आप कभी कोई भी पैसेंजर या फिर क्रू मेंबर चाहे तो बैगेज के अंदर जो है वो सामान डाल के ला सकता है।
तो अगर आप बैगेज के अंदर सामान डाल के ला रहे हो तो कौन सा सामान ला रहे हो? कुछ सामान तो ड्यूटी फ्री ला सकते हो जिसकी एक लिस्ट है, उससे ज्यादा अगर आप सामान ला रहे हो तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करके ही आप इंडिया में ला सकते हो। प्रोहिबिटेड गुड्स तो ला ही नहीं सकते, प्रोहिबिटेड गुड्स तो आप ला ही नहीं सकते। बाकी जो सामान है वो आप तभी ला सकते हो जब आपने पेमेंट ऑफ ड्यूटी किया हो, तो अदरवाइज आप वो सामान जो है वो नहीं ला सकते। यस सर कि नो सर? यस सर। आगे बढ़ते हैं, हम कहां आ रहे थे? मैं नीचे उतर गया थोड़ा सा, कहां गया रे? यस, दिस इज द टॉपिक, बैगेज रूल। ठीक है, यस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बैगेज के अंदर जो सामान है वो सामान के ऊपर जो ड्यूटी लगनी है उसके ऊपर जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन राइज होता है कि कितना सामान हम एक्स्ट्रा ला सकते हैं, चाहे क्रू मेंबर हो चाहे आप पैसेंजर हो, तो कितना सामान आप ला सकते हो पहले वो भी समझ लो। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है या फॉरेनर है जो आउटसाइड इंडिया रिजाइड कर रहा है, या फिर कोई टूरिस्ट है जो कि इंडियन ओरिजिन है, नेपाल, भूटान और म्यांमार के अलावा जो भी सामान ला रहा है वो 50,000 रुपए तक का सामान ड्यूटी फ्री ला सकता है। लेकिन अगर टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन है तो वो 15,000 रुपए तक का सामान नेपाल, भूटान और म्यांमार के अलावा जो कंट्रीज है वहां से ला सकता है। ठीक है, अब जो कोई पैसेंजर फॉरेन से आ रहा है एक साल, एनी पैसेंजर रिजाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, कोई भी व्यक्ति किसी भी कंट्री से एक साल से ज्यादा अगर फॉरेन में रहकर आ रहा है तो गोल्ड ज्वेलरी, अगर कोई मैन है, जेंटलमैन मतलब मेल फिगर, वो 20 ग्राम तक का गोल्ड ला सकता है जिसकी वैल्यू कैप 50,000 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर लेडी यानी कि फीमेल है तो 40 ग्राम तक का सोना ला सकती है, लेकिन वैल्यू उसकी 1 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब ये वैल्यू जो रिवाइज होनी जरूरी है, विद सम टाइम ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आप क्या क्या ला सकते हो, तो आप समझो जो पर्सनल इफेक्ट आप लेकर गए हो वो अगर आप वापस लाते हो तो बैगेज में काउंट नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा आप अगर अल्कोहलिक ड्रिंक ला रहे हो तो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट आप नहीं ला सकते, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा वैसे इसमें अगर एज पर प्रॉपर लिस्ट नहीं दे रखी है, वैसे सिगार और सिगरेट और ज्वेलरी इन सब का जो है वो प्रॉपर एक लिस्ट हुआ करती थी, बट अभी हमारे जब मॉड्यूल में अगर इतना दे रखा है तो हम भी उसको उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमने दे रखा है ना। ओके, अगला आता है ड्यूटी ड्रॉबैक। अगला क्या आता है? ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोविजन एनेबल द एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन अ रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। अब ये क्या हो रहा है, समझना मेरी बात को। सपोज आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके उस पर ड्यूटी पे करी, अब आप उसी गुड्स को आइदर यूज करके या फिर विदाउट यूज करें, विदाउट यूजिंग, इन दोनों केस में अगर आप इसको एक्सपोर्ट कर देते हो तो इन्होंने कहा कि जो इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे करी है वो आपको रिफंड हो जाएगी, और इसी को ही हम लोग ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। अब यूज करके करिए तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट का कट होके फिर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, और अगर विदाउट यूजिंग करिए तो भी टाइम के साथ में जो है वो कट होके आपको पूरा ड्यूटी जो है वो ड्रॉबैक मिल जाएगा। तो अब समझना ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है। तो इन्होंने कहा कि इंपोर्टेड गुड्स विच आर मींट फॉर री एक्सपोर्टेशन, अगर ऐसा कोई भी इंपोर्टेड गुड्स है जो आपने री एक्सपोर्ट किया है, एंड इनपुट विच आर प्रोसेस्ड फॉर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट टू बी री एक्सपोर्टेड। जैसे सपोज करो आपने कोई रॉ मटेरियल मंगाया, उसको प्रोसेस करके आपने नया भेज दिया उसको, ठीक है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास में पावर है ड्यूटी ड्रॉबैक करने का। अब दो अलग अलग तरह के गुड्स पे ड्यूटी ड्रॉबैक हो रही है। पहला, गुड्स इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर कोई इनपुट मंगाया, उसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर किया, फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो 74 और 75 दोनों सेक्शन ड्यूटी ड्रॉबैक की बातें करते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, पहले भी कहा, अभी फिर से कह रहा हूं, बताने को बहुत कुछ है पर नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक दे रखा है, तो जितना है उतना ही पढ़ा सकते हैं, ज्यादा पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इन्होंने क्या बोला, ड्यूटी ड्रॉबैक यानी कि पैसे कैसे वापस मिलेंगे, कितने वापस मिलेंगे। तो इन्होंने बोला वेयर द गुड्स आर नॉट पुट टू यूज आफ्टर इंपोर्ट, हमने गुड्स को यूज ही नहीं किया
तो जितनी हमने इंपोर्ट ड्यूटी दी थी उसका 98% हमें वापस मिल जाएगा। सपोज आपने कोई 1 लाख रुपए का गुड्स मंगाया, राइट, और उसके ऊपर आपने 10% के हिसाब से 10,000 की ड्यूटी पे करी। अभी वो 1 लाख का गुड्स आप वापस से भेज रहे हो, ड्यूटी कितनी पे करी थी? 10,000। जब इंपोर्ट किया था तो 10,000 आपने गवर्नमेंट को दिए थे, जब एक्सपोर्ट कर रहे हो आप तो गवर्नमेंट उसमें से 98% यानी कि 9,800 रुपए आपको वापस दे देगी, एक्सपोर्ट करने का फायदा। दिस इज कॉल्ड एज ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। तो उसके बाद में इसने बोला कि वेयर द गुड्स हैव बीन पुट टू यूज आफ्टर इंपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक इज ग्रांटेड ऑन अ स्लाइडिंग स्केल बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ गुड्स। नो ड्यूटी ड्रॉबैक विल बी अवेलेबल आफ्टर 18 मंथ्स। मतलब क्या हुआ, अगर आपने 18 महीने तक गुड्स को वापस नहीं भेजा तब आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने देखो बिना यूज किए भेजोगे 98% आपको ड्रॉबैक मिलेगा। बिना यूज किए भेजोगे तो कितना मिलेगा? 98%। अगर आपने यूज कर लिया 3 महीने तक यूज किया है तो 95% ड्रॉबैक मिलेगा। 10% कम करके 85% ड्रॉबैक मिलेगा अगर 6 महीने तक अगर आपने गुड्स को री एक्सपोर्ट किया है तो। 6 से लेकर 9 महीने में आपने अगर री एक्सपोर्ट किया है तो फिर 10% कम हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना 9 से लेकर 12 में 70 है, 75 से 70 हुआ है, 70 से 65 हुआ है और 65 से 60 हुआ है। मतलब भूलने वाली बात नहीं है, यहां पे 10-10% है, समझना बात को। यहां पर भी 10% है, लेकिन यहां पर कितना हो जाएगा? 5%। यहां पर कितना हो जाएगा? 5%। यहां पर कितना हो जाएगा? 5%। लेकिन अगर 18 महीने से ज्यादा है तो 0% आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, ठीक है। तो ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। और अगर मान लीजिए मोटर व्हीकल है, कौन है? मोटर व्हीकल, फर्स्ट ईयर में अगर आप वापस से री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको 4%, आपको कितना? 4% जो है वो रिडक्शन होगा पर क्वार्टर। 2 साल में कर रहे हो, 2 साल में, तो दूसरे साल में 3% पर क्वार्टर। यानी कि ऐसे समझो, अगर पहला साल हो गया 4 साल में 4 बार क्वार्टर आता है तो 4 × 4 16% रिड्यूस हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में 3, थर्ड ईयर में 2.5 और फोर्थ ईयर में 2%, ठीक है। तो इस तरह से आपको कम करके जो ड्यूटी ड्रॉबैक दे दिया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है 50 रुपए से कम का अगर ड्यूटी ड्रॉबैक तो आपको नहीं दिया जाएगा। और ध्यान रखने वाली बात है अगर 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस से ज्यादा अगर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का है तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट इज लेस देन 1% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, या 500 रुपए से कम का है तो भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ड्यूटी ड्रॉबैक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया? अच्छा, ड्यूटी ड्रॉबैक का जो है आपका जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा? एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर को एक लिखना पड़ेगा शिपिंग बिल कस्टम ऑफिसर को, और उसके लिए एक फॉर्म है ARE1, वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। कस्टम ऑफिसर क्लियरेंस करेगा एक्सपोर्टेशन की, और फिर ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट और उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट का अमाउंट है तो कैलकुलेट करके आपको जो ड्यूटी ड्रॉबैक दे दिया जाएगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट वाज ड्यूटी ड्रॉबैक। मैंने बैगेज पढ़ाया, मैंने ड्यूटी ड्रॉबैक पढ़ाया, मैंने उससे पहले छोटे छोटे सारे टॉपिक्स करवाए। अब इसके बाद जो टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा वैसे वाले नहीं है, ठीक है, एकदम छोटे छोटे टॉपिक है। सबसे पहला है डिमांड ऑफ ड्यूटी। अब डिमांड और रिकवरी दो अलग अलग टॉपिक है, तो पहले मैं क्या ले रहा हूं? डिमांड। तो इसने क्या बोला कि जब भी कभी डिपार्टमेंट को लगता है तो डिमांड का नोटिस भेज देता है। नोटिस जो भेजा जाएगा राइटिंग में भेजा जाएगा, उसमें मेंशन करना पड़ेगा रीजन क्या है डिमांड करने का। आपको पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट दिया जाएगा और उसके बाद ही डिमांड का नोटिस भेजा जाएगा। जनरली शो कॉज नोटिस जो है वो 1 साल के अंदर अंदर भेजना जरूरी है अगर असेसमेंट या पेमेंट ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड है तो। लेकिन स्पेसिफिक केसेस में अगर कोई कॉल्यूजन है, विलफुल सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, मिस स्टेटमेंट है, तो नोटिस 5 साल के अंदर अंदर भेजा जाता है, ठीक है। अब बात को समझने की कोशिश करना। सपोज करो आपका आज कस्टम का असेसमेंट हो गया, डिपार्टमेंट को इस आज के असेसमेंट के साल भर के अंदर अंदर लगता है कि कुछ गड़बड़ है,
तो विद इन 1 ईयर वो आपको नोटिस भेज देगा। कितने साल के अंदर अंदर? विद इन 1 ईयर। लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने कोई फ्रॉड किया है या कोई विलफुल मिस स्टेटमेंट किया है, तो वो जो टाइम है वो 5 साल तक के बाद भी आपको जो नया जो है वो डिमांड का नोटिस भेजा जा सकता है। अब मान लीजिए आपको जो डिमांड का नोटिस भेजा, आपने अगर उसका टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो गुड्स का कॉन्फिस्केशन भी आपका हो सकता है। इसको अगले टॉपिक को कहा गया है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अपने आप पढ़िएगा, कॉन्फिस्केशन की थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप अपने आप पढ़िएगा, इजी है, क्लियर है, तो ये आपको अपने आप पढ़ना है। मैं आपको सीधा लेके जाता हूं लास्ट टॉपिक जिसका नाम है रिफंड। ठीक है, अब रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी कब होती है? तो इन्होंने कहा कि वेयर ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एनी ड्यूटी हैज बीन पेड, सच ड्यूटी शैल बी रिफंडेड टू द पर्सन बाय होम और ऑन हुज बिहाफ इट वाज पेड। इन्होंने क्या बोला कि व्हेन वेयर ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एनी ड्यूटी हैज बीन पेड, सच ड्यूटी शैल बी रिफंडेड टू द पर्सन, उसी पर्सन को रिफंड की जाएगी, बाय होम और हुज बिहाफ इट इज पेड। लेकिन कब होगी रिफंड? इफ गुड्स आर रिटर्न टू सच पर्सन। आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, ड्यूटी पे कर दी, गुड्स आपके पास रिटर्न आ गया, तो आपके खाते में वो ड्यूटी का पैसा वापस आ जाएगा। दूसरा, गुड्स आर री इंपोर्टेड विद इन 1 ईयर। अगर मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया और वो गुड्स आपको वापस से आपके पास आ गया है, तो भी आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या हो जाएगी? रिफंड हो जाएगी। ये दो बातें समझ में आ गई। बट इसके लिए आपको जो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी वो 6 मंथ के अंदर अंदर देनी पड़ेगी। जब आपका गुड्स आ रहा है तो आपको रिफंड मिलेगा एक्सपोर्ट ड्यूटी का। और इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड कब मिलेगा? जब कभी गुड्स जो है फाउंड टू बी डिफेक्टिव और नॉट इन कंफर्मिटी विद स्पेसिफिकेशन। तो आपके जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना, इन्होंने क्या बोला? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर ड्यूटी हैज बीन पेड अपॉन क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, सच ड्यूटी कैन बी रिफंडेड। मतलब आपने गुड्स इंपोर्ट किया, आपने उसके टाइम ड्यूटी दे दी, वो ड्यूटी आपको रिफंड हो जाएगी अगर गुड्स डिफेक्टिव है, काम का ही नहीं है, आप वापस भेजने वाले हो। या फिर इंपोर्टर क्लेम करता है कि इंपोर्टर ने कोई तरह की ड्यूटी ड्रॉबैक अगर किसी कारण से क्लेम नहीं करी है, ठीक है। उसके बाद में इफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड बैक, ठीक है, या गुड्स जो है वो रिलिंक्विश कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, इन सब कंडीशन में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी क्या हो जाएगी? रिफंड हो जाएगी, आपकी ड्यूटी आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भैया हमने गुड्स को एक्सपोर्ट बैक कर दिया है, या फिर हमने गुड्स को डिस्ट्रक्ट कर दिया है, हमने गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, या गुड्स हमारा चोरी हो गया, या गुड्स हमारे पास पहुंचा ही नहीं है। इन सब केस में आपको जो है वो ड्यूटी रिफंड हो जाएगी। अब ये असेसमेंट ऑफ ड्यूटी वाला टॉपिक है, ये आपको अपने आप देखना है, नॉर्मल साधारण टॉपिक है। हम लोग आते हैं प्रोहिबिशन में। इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट। अच्छा, जहां पे मैं बोला हूं ना आपने आप देखना है, वो एक्चुअली मैं बातों ही बातों में आपको बता चुका हूं, इसलिए मैंने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट आइदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। क्या क्या मतलब? सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो देश की सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, स्मगलिंग को रोकने के लिए, एक्सचेंज को कंजर्व करने के लिए, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज फंड है उसको कंजर्व करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेफगार्ड करने के लिए, ह्यूमन लाइफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेशनल ट्रेजर को, नेशनल हमारा जो नेशनल खजाना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पेटेंट या ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, या किसी भी लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर प्रोहिबिशन लगा सकता है। अगर क्वेश्चन आता है तो ये सब रीजन लिखने हैं आपको। इन रीजन की वजह से गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है? गुड्स को जो है वो प्रोहिबिट कर सकती है। अगला टॉपिक है ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर किसी भी गुड्स का आपने वेट, ओरिजिन या डिस्क्रिप्शन या वैल्यू अगर आपने मिस डिक्लेयर करी है, गुड्स आ रहा है 1 क्विंटल, आप बता रहे हो 100 किलो गुड्स आ रहा है, आप 90 केजी बता रहे हो। गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ है, आप 80 लाख बता रहे हो। गुड्स की डिस्क्रिप्शन में गोल्ड है लेकिन आप उसको लोहा बता रहे हो, आयरन बता रहे हो, सिल्वर बता रहे हो। ऐसी कंडीशन में आपको इसको ऑफेंस माना गया है। अगर आपने अलाइड एक्ट जैसे वाइल्ड लाइफ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, फूड लॉ या इस तरह के किसी और दूसरे लॉ को भी अगर आपने ऑफेंस किया है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के टाइम पे, तो उसको भी ऑफेंस माना गया है। अगर अनऑथोराइज्ड पोर्ट पर अगर आप गुड्स को लैंड कर देते हो तो भी उसको जो है वो ऑफेंस माना गया है।
अगर ये ऑफेंस माना गया है तो दो तरह की लाइबिलिटी होगी, या तो क्रिमिनल लाइबिलिटी या फिर सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी है तो 7 साल की सजा है, 50 लाख रुपए तक का, या ड्यूटी जो आपने इवेज की है, चोरी करी है, उसका आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। सिविल लाइबिलिटी अगर बात करें तो आपके जो ड्यूटी आपने शॉर्ट पे करी है, जो ड्यूटी का जो पेमेंट करना था उसको शॉर्ट पे किया है, और वो आपसे ले ली जाएगी, इंटरेस्ट चार्जेस ले लिए जाएंगे, पेनल्टी ले ली जाएगी, आपका जो गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो जब्त कर लिया जाएगा, मतलब कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, है ना, या फिर अनअकाउंटेड गुड्स के लिए डबल ड्यूटी आपसे चार्ज करी जाएगी, या फिर फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट की वजह से जो ड्यूटी आपकी बन रही है उसके 5 टाइम आपसे चार्ज कर लिए जाएंगे। तो दो तरह की लाइबिलिटी होती है, क्रिमिनल और सिविल, और दोनों लाइबिलिटी में आपको क्या क्या सजा रहेगी वो आपको मैंने अभी समझाया। लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक है एडवांस रूलिंग। अगर कभी एडवांस रूलिंग का मतलब होता है फॉरेन से जो नॉन रेजिडेंट वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इंडिया में कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि इंडिया के लॉ कौन कौन से हैं, तो वो खुद डिपार्टमेंट जाते हैं और डिपार्टमेंट जाके बोलते हैं कि हमें बता दो कि हमारे ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है, या फिर हमें हमारे लिए रूलिंग क्या क्या रहेगी। तो जो रूलिंग आप एडवांस में ले रहे हो उसको एडवांस रूलिंग कहा गया है। और रूलिंग जो है आपको जब आप अप्लाई करोगे उसके 90 डेज के अंदर अंदर आपको एडवांस रूलिंग पकड़ा दी जाएगी। उस एडवांस रूलिंग के अंदर सारे तरह के जो है वो एक्टिविटीज, लॉ, रूल्स जो है लिखे हुए होंगे। मतलब ये किसके लिए हो गया, ये हो गया ऐसे लोगों के लिए जो इंडिया के नहीं है, यूजुअली वही एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब एडवांस रूलिंग, अगर ध्यान रखना, अगर कोई मैटर ऑलरेडी ट्रिब्यूनल या कोर्ट में पेंडिंग है तो आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। जिस वक्त आपने अप्लाई किया है आप फीस पे कर दो, है ना, फीस पे कर दो, उसके 90 डेज के अंदर अंदर, अप्लाई करने के 90 डेज के अंदर अंदर आपको एडवांस रूलिंग दे दी जाएगी। अब मान लीजिए कि आपने एडवांस रूलिंग ले ली और एक्ट भी है, तो एडवांस रूलिंग आपके लिए होगी, एक्ट आपके लिए एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू होगा। दूसरे नंबर पे अगर आप चाहते हो कि एडवांस रूलिंग की आपने एप्लीकेशन दे दी है लेकिन अब आप एडवांस रूलिंग नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, 30 डेज के अंदर अंदर आप उसको विड्रॉ कर लो, आपको एडवांस रूलिंग नहीं दी जाएगी, आपके ऊपर एडवांस रूलिंग नहीं लगेगी। लास्ट में है, लास्ट टॉपिक है सेटलमेंट कमीशन। कस्टम, मैंने कहा ना मैं बहुत फटाफट और शॉर्ट में कंप्लीट कर रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो आपके कोर्स से बाहर का हो जाएगा। अब सेटलमेंट कमीशन इतना सा दे रखा है, क्या ही पढ़ाऊं इसमें, एडवांस रूलिंग पूरा चैप्टर होता है, इतनी सी दे रखी है। एनीवेज, सेटलमेंट कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन द कस्टम एक्ट टू प्रोवाइड स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिफोर। अब छोड़ो ना, आप क्या होता है, आपका और कमिश्नर का कोई झगड़ा हो गया, आप कोर्ट में जाओगे मत जाओ, आपको सेटलमेंट कमीशन भेज दिया जाता है, आप और डिपार्टमेंट मिलकर सेटल कर लो। कोर्ट के पास टाइम नहीं है इतना कि आपका मैटर ले, डिपार्टमेंट का नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नुकसान हो रहा है, तो एक कमीशन बना दिया जिसका नाम रखा सेटलमेंट कमीशन। सेटलमेंट कमीशन का क्या काम रहेगा, आपका और उनका दोनों का सेटलमेंट करेंगे, डिपार्टमेंट का। तो इन्होंने क्या बोला कि सेटलमेंट कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कस्टम एक्ट। ठीक बात है, क्यों करा गया, स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट के लिए, यानी कि आपके जो डिस्प्यूट है फास्ट रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है, आप और डिपार्टमेंट मिलके जाओगे और जो सेटलमेंट कमीशन सेटल कर देगा कि ड्यूटी कितनी पे करनी है। एक बार आपका केस अगर सबमिट हो जाता है, ठीक है, तो कॉन्जिक्वेंटली कस्टम ऑफिसर और आप दोनों मिलकर वहां पे दोनों मिलकर वहां पे जा रहे हो और जो सेटलमेंट कमीशन के ऑफिसर है वो सारा मामला इन्वेस्टिगेट करके, एडजुडिकेट करके आपको नोटिस देकर आपका सेटलमेंट कर देंगे, है ना। एप्लीकेशन जो जल्दी, सेटलमेंट कमीशन में ड्यूटी से रिलेटेड, पॉइंट से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो फटाफट से सॉल्व होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ कमीशन आर नॉन अपीलेबल। एक बार अगर आपने अगर एक बार सेटलमेंट कमीशन से डिसीजन ले लिया है तो अब आप उसकी अपील नहीं करोगे। हाँ, रिट आप फाइल कर सकते हो बट उसको अपील में फाइल नहीं ले जाया जा सकता। दी अपीलेंट कैन ऑल्सो टेक द रूट ऑफ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर लिटिगेशन मोड। ये था आपका कस्टम एक्ट। हमने पूरी कोशिश करी है कि कस्टम एक्ट आपको एकदम अच्छे से, जैसा इंस्टीट्यूट चाहता है वैसा मैं समझाऊं। हमने लगभग 3 to 4 आवर्स में मैंने पूरा कस्टम आपको समझाने की कोशिश करी है। 5-7 नंबर के लिए इतना काफी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और एग्जाम में कोई भी अगर दिक्कत आती है आपको तो आप मुझसे पर्सनली जो है पूछ सकते हो। हमारे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हो, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। मैसेज कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर ऐड होना है तो डाउट हो तो पर्सनली मुझसे डाउट पूछ सकते हो। कई लोगों के सॉल्व कर रहा हूँ, आपका भी सॉल्व करूंगा। ऑल द बेस्ट,
बढ़िया रिजल्ट लाके जो है वो एक मैसेज जरूर छोड़ देना कि सर पढ़ा और मैं पास हो गया, ठीक है। उस मैसेज का हमेशा हर टीचर को इंतजार रहता है। विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश गुड एंड ग्रैंड सक्सेस इन योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।